morning everybody. In the 12th class section, today we are going to start the new unit and that is the electrochemistry. In the electrochemistry, today we have to discuss about the introductory part of the electrochemistry. And in the introductory there is the electrolyte and the non-electrolyte also. As you know, so far the production of the electrical energy is concerned, the chemical reaction should be self-oriented, right? It means those reactions which are in the self-oriented, they are known as the spontaneous reaction. So the system became the spontaneous. So by the spontaneous system, we can produce the electrical energy. Now in some cases, the non-spontaneous system may become the self-oriented. Now such type of the system can be studied by the cell. तो वो जो इलेक्ट्रिकल सेल है उसकी स्टडी हम लेटर ऑन करेंगे. तो आपको ये हिंदी में से बोलते हैं स्वतः परिवर्तित प्रणाली. तो स्वतः परिवर्तित प्रणाली के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं. तो स्वतः परिवर्तित प्रणाली में विद्युत व्यय द्वारा परिवर्तित होता है और ये डाउन सेल के द्वारा हम इस क्रिया को स्टडी करेंगे, इस क्रिया का अध्ययन करेंगे. डाउन सेल के द्वारा कि उसमें जो है वो प्रक्रम जो है वो स्वतः अपरिवर्तित होता है और उसी से जो है वो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो जाता है. रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है ये इस इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है. और इस रेडॉक्स रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है. ये आपने 10th क्लास में इसको पढ़ा है. इसके अलावा जो हमारे मस्तिष्क में जो संवेदनाएं पहुंचती हैं, ठीक है, जो स्टिमुलेशन हमारे ब्रेन को जो रिसीव होता है, ये जो हमारा रिसीविंग सिस्टम है ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम है. ठीक है, तो न्यूरॉन और डेंड्रॉन ये जो पार्ट होते हैं हमारे नर्व सेल के, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डेवलप होती है और उसमें कुछ आयन्स होते हैं. उन आयनों के माध्यम से द माइग्रेशन ऑफ द आयन विल कैरी द स्टिमुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस एंड फाइनली इट अप्रोच टू द आवर ब्रेन. So in this way the electrochemistry is very important in our daily life, and so far our body is concerned, electrochemistry play a important role in our systems. So for the electrochemistry, this substance should be conductor. So there are the substance in two types. The substance may classify under the two category, the conductor and the non-conductor. So the conductor or non-conductors in the substance are the two types. Conductors meaning very clear. In such type of the substance, the electricity can be passed out from one end to the other end. Either it may be in the solution form and it may be the melted condition. So those substances which carry out the electricity from one electrode to the other electrode and the one place to the other place, such type of substances are known as the conductors. And the non-conductors like the plastic and the rubber, they never carry out the electricity from one place to the other place. So such type of system are known as the non-conductor. इसको हम अचालक बोलते हैं. तो अचालक पदार्थ वे होते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं और चालक पदार्थ वो होते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह कर लेते हैं. तो इस तरह से ये जो हमारे पदार्थ हैं ये दो प्रकार के हो गए. अब बात आती है कि ये जो चालक है, इन चालकों को हम फिर हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं. अर्थात जो कंडक्टर्स है दे आर द टू टाइप्स. अब इसमें टू टाइप्स किस प्रकार से होंगे कंडक्टर, तो इनको आप एग्जाम्पलीफाइड कीजिए.
सबसे पहले आता है आपका मेटेलिक, तो मेटेलिक, और ये दूसरा आ जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, सो द इलेक्ट्रोलाइटिक एंड द मेटेलिक कंडक्टर्स। अब पहले आप इसको डिफाइन कर लेंगे मेटेलिक, तो मेटेलिक वर्ड अपने आप में बिल्कुल स्पेसिफाई है कि यहाँ जो धातुएं हैं, ठीक है, हमारी जो मेटल्स हैं, जैसे कि गोल्ड है, कॉपर है, ठीक है, Cu, Ag, Au, ये तो ये जो मेटल्स होती है धातुएं, ये धातुएं जो है विद्युत धारा की अच्छे सुचालक अर्थात अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं। और मेटल्स में आपको जैसा मालूम है कि मेटल की डेफिनेशन को हम जब डिफाइन करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि दोज एलिमेंट विच लूज द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, अर्थात वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को सरलता से त्याग देते हैं, वे धातु कहलाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज नथिंग बट इट इज द कैरी आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इज नॉन एज द इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात वास्तव में जो विद्युत है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही आवागमन करती है, और धातुएं जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन काफी रखती है, अधिक संख्या में रखती है, इसलिए ऐसे चालकों को यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर के नाम से जाना जाएगा। तो धातुएं जो है वो अच्छी कंडक्टर से बनती है, और इसका आपका कारण आपको बता दिया कि आप ये जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन, या जो हमारा कंसेप्ट है वो कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहलाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम से हम इस कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर को इजीली जो है वो समझा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि मेटेलिक कंडक्टर्स जो हैं वो उनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अर्थात आप किसी मेटेलिक कंडक्टर को जब सेलेक्ट करें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है, ये हमारा पहला फैक्टर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, अर्थात उस एलिमेंट का जो एटम है उसमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी वैलेंस शेल में, और वो लूजली बॉन्डेड होंगे तो उसमें विद्युत धारा बड़ी आसानी से, जैसे देखिए कि सोडियम जो होता है उसमें केवल मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एल्यूमिनियम जो होता है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम और मैग्नीशियम के कंपेयर में एक गुड कंडक्टर हुआ। कंडक्टर तो सोडियम भी है लेकिन उसमें केवल मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गई। तो अगर हम कंपेरिजन करें तो कंपेरिजन में हम बता सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम की तुलना में तिगुना अच्छा चालक है, इसको ऐसे समझा जाए। तो बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पहला फैक्टर। दूसरा नेचर ऑफ द मेटल, सेकंड हमारा जो है ये नेचर ऑफ द मेटल, नेचर ऑफ मेटल। तो हमारी जो मेटल है उसकी नेचर क्या है, आइदर द मेटेलिक कैरेक्टर इज द हायर और द लोअर। हम पीरियोडिक टेबल में जब स्टडी करते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट देन द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो जो राइट हैंड साइड की जो एलिमेंट है वो लगभग नॉन मेटल में आ जाते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है ना वो लेफ्ट से राइट की ओर डिक्रीज होता है। तो जो हाईली मेटेलिक है वो आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, प्लस डी ब्लॉक। सो दी डी ब्लॉक एलिमेंट आर दी गुड कंडक्टर। ये जो हमारा डी ब्लॉक है, जैसे डी ब्लॉक में आपका कॉपर है, ठीक है, कॉपर पर इसी के अंदर आता है। और जो एस ब्लॉक होता है ये हाईली मेटेलिक होता है। तो एस और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो एक अच्छे कंडक्टर्स मेटेलिक कंडक्टर माने जाते हैं। डेंसिटी ऑफ द मेटल, अब उसे मेटल की डेंसिटी क्या है। अगर वो डेंसिटी हैवियर है, ज्यादा भारी मेटल है, तो उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा, मतलब उसकी चालकता कम हो जाएगी।
और अगर वो हल्की धातु है, अब जैसे देखिए एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम बहुत ही हल्की मेटल है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हल्का होना, इलेक्ट्रॉन की संख्या की ज्यादा होना, ये इस एल्यूमिनियम को बहुत ही एक अच्छा चालक बना देते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो हाई इलेक्ट्रिसिटी जो आपके टेंशन से लाइन है, हाई वोल्टेज जो लाइन है, वो हम इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसपोर्टेशन में एल्यूमिनियम मेटल के वायर का ही यूज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम के वायर के द्वारा ही हम हाई टेंशन को एक जगह से दूसरी जगह तक विद्युत धारा को पहुंचाते हैं इसके माध्यम से। उसका कारण ये है। तो डेंसिटी ऑफ द मेटल एक फैक्टर हो गया। उसके बाद देखिए आपका टेम्परेचर, द थर्ड फैक्टर दैट इज द टेम्परेचर। इससे पहले आप मोड़ते हैं जो हमारा ये डेंसिटी हो गया, अर्थात ये डेंसिटी। तो टेम्परेचर जो है वो भी एक फैक्टर होगा इसमें। होता क्या है कि जब हम किसी मेटल को टेम्परेचर रेज करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी वाइब्रेशन जो है ना वो बढ़ जाती है, और ये वाइब्रेशन का बढ़ना जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में एक बैरियर का काम करता है, एक अवरोध का काम करता है। इसलिए मेटलिक कैरेक्टर की कंडक्टेंस, इसकी चालकता जो है वो ताप के बढ़ने के साथ साथ घटती है, ये आपको ध्यान रखना। और उसके घटने का जो या कम होने का जो मेन रीजन है वो आपके क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन ज्यादा हो जाना, और जब वाइब्रेशन अपने एक निश्चित सीमा से ज्यादा जब वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं तो वे एक दूसरे के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने लग जाते हैं, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक जो मेटलिक कैरेक्टर है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उनकी कंडक्टेंस भी डिक्रीज होती है। तो ये मेटलिक कैरेक्टर के बारे में। अब हम इसी का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो हैं ये विद्युत अपघटनीय चालक कहलाते हैं, विद्युत अपघटनीय चालक। और इसमें क्या है कि कंपाउंड्स लिए जाते हैं, इसमें मेटल नहीं आती है, इसमें कंपाउंड्स लिए जाएंगे, जैसे कि आपका NaCl, ठीक है। तो NaCl है और ये H2O है, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। तो न्यूट्रल H2O जो होता है ये बैड कंडक्टर होता है, लेकिन अगर इसमें हम थोड़े से H3O बना दें, H3O+, तो अब ये जो है वो आपका एक अच्छा कंडक्टर बन गया है। अर्थात जब में एक बूंद अगर HCl की मिला दी जाए तो उसमें H3O बन जाएंगे, और ये आयन जो होते हैं वो उस विलयन के अंदर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करते हैं, माइग्रेट करते हैं उसको। तो NaCl अर्थात वे कंपाउंड जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है वो सभी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन कैसे है कि जैसे ये NaCl है तो NaCl जो होता है ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अर्थात ये आयन बनाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है ये उस यौगिक के द्वारा नहीं होता, बल्कि उस कंपाउंड के द्वारा बनाए गए आयनों के माध्यम से, ठीक है। अब ये कैथोड पे कैटाइन जाएंगे, एनोड पे एनाइन जाएंगे। तो कैथोड और एनोड के बीच में इन आयनों का माइग्रेशन होगा, और उसी माइग्रेशन से विद्युत धारा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंच जाएगी। तो सेल जो होता है ये हमारा इसी का हिस्सा है। ये जो सेल होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसे हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सभी पदार्थों के एक्वस सॉल्यूशन, या आपका एक्वस सॉल्यूशन है H2O, या तो आप उस यौगिक को मेल्ट कर लीजिए। दो ही बातें इसमें देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ठोस NaCl शुद्ध होना चाहिए, उस ठोस सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें आयन का ये
इस अवस्था में नहीं आता, आयन नहीं बनते हैं ठोस अवस्था में। और जब आप इसको मेल्ट कर लेते हैं, फ्यूज कर लेते हैं, गला लेते हैं, पिघला लेते हैं, तो जैसे ही आप पिघलाएंगे तो ये आयन मुक्त हो जाएंगे और तब इसमें से विद्युत धारा का प्रभाव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सब्सटेंस होते हैं उसमें दो ही कंडीशन है, या तो उस पदार्थ को पिघला लिया जाए अथवा उस पदार्थ को जलीय विलयन में लिया जाए। तो जलीय विलयन में इन सब पदार्थों का अध्ययन किया जाता है और वो जो एपरेटस है जिसमें आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन करेंगे वो हमारा बन जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे जो है ना वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अर्थात यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रा आयोनिक अट्रैक्शन, ये हमारा पहला फैक्टर है, इंट्रा आयोनिक अट्रैक्शन। तो इंट्रा आयोनिक अट्रैक्शन में क्या होता है कि जो सिमिलर चार्ज आयन होते हैं वो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और जो अपोजिट चार्ज आयन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में दो तरह की कंडीशन हो जाएगी। नंबर एक तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन, वही अट्रैक्ट होंगे क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज हैं। दूसरा क्या होता है कि इस Na अथवा जो हमारा Cl आयन है ये एक्वस बन जाए, और एक्वस का मतलब होता है कि यहाँ पर H2 रिलेटेड हो जाए। इसी तरह से ये Cl नेगेटिव है, ये भी एक्वस हो जाए। तो ये एक्वस, जो हमारा क्लोराइड आयन है वो भी जलीय हो गया, सोडियम आयन है वो भी जलीय हो गया। इसको हम बोलते हैं जलीयोजित, अर्थात यहाँ पर जो विलायक है हमारा H2 क्या यहाँ पे विलायक है, तो जो विलायक होता है वो आयनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच का आकर्षण और इन दोनों के बीच का आकर्षण, जब विलयन में इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण प्रबल हो और ये आकर्षण जो है वो दुर्बल हो, तो ऐसी स्थिति में वो विद्युत अपघटन नहीं कहलाएगा, अर्थात उसमें विद्युत धारा का प्रवाह लगभग नगण्य हो जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विलायक और आयनों के मध्य का आकर्षण प्रबल होना चाहिए। जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ही उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। दूसरा देखिए वेलोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, वेलोसिटी नहीं ये विस्कोसिटी, तो ये विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी जिसकी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी का मतलब होता है शांतता, प्रवाह की दर, तो प्रवाह की दर जो है वो कितनी ज्यादा है उस पर विद्युत धारा का प्रभाव निर्भर करेगा। तो वो विलयन जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब तरलता ज्यादा होती है, फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी तो उसमें विद्युत धारा का प्रभाव सरलता से होगा। और अगर उसकी विस्कोसिटी कम है, अर्थात उसमें फ्लूइडिटी अगर कम है, हम विस्कोसिटी को दूसरे शब्दों में फ्लूइडिटी से ले लेते हैं, तो जब फ्लूइडिटी अगर इसकी कम है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कम हो जाएगा। तो विस्कोसिटी के द्वारा भी आपको इस फैक्टर को स्टडी करना चाहिए। तो सॉल्वेंट की जो है ना वो विस्कोसिटी भी इसको इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, हमारा जो थर्ड फैक्टर है ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अर्थात विलयन की सांद्रता, सांद्र विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह कम होता है, और जैसे जैसे विलयन की तनुता बढ़ाई जाती है, डाइल्यूशन इंक्रीज किया जाता है, तो विद द इंक्रीजिंग इन द डाइल्यूशन द इलेक्ट्रिसिटी विल पास आउट इजीली। तो कहने का मतलब हुआ कि हायर कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा सेल है उसमें अगर सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन हाई है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा, और अगर ये कंसंट्रेशन आपके डिक्रीज है अर्थात डाइल्यूटेड है
ठीक है, तनु है, तो उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाएगा। तो हमारा जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो विलयन के अंदर तभी होता है जब वो तनु अवस्था में हो। उसके बाद देखिए आपका टेम्परेचर, फॉर्म फैक्टर हमारा ये टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए एक उपयुक्त तापमान होना चाहिए। अब वो एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। अगर हम इसमें 4 या 5 डिग्री का अगर इंक्रीजमेंट कर दें, कहने का मतलब है कि ताप में वृद्धि कर दें, तो ताप में वृद्धि होने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। कारण जब आप कि जैसे आप ताप को बढ़ाएंगे तो आयनों का जो इनकी जो मोबिलिटी है, अर्थात इनका जो आवागमन है, इनका जो माइग्रेशन है, वो माइग्रेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और विलयन के अंदर जो है वो विद्युत धारा का प्रवाह कौन करते हैं? आयन करते हैं। इसलिए आयनों के माध्यम को और अच्छा सुटेबल बनाने के लिए हम उस विद्युत सेल का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। तो ताप के बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टेंस अर्थात उनकी चालकता के मान में वृद्धि होती है, जबकि मेटलिक कंडक्टर की चालकता घटती है। इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा और डिफरेंस आ गया है। तो ये कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटलिक के बारे में। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस को विद्युत गुणों के आधार पर 2 वर्गों में इसको विभाजित कर लेते हैं, और ये दोनों ही जो है वो अब कहलाएंगे इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो विद्युत अपघटय पदार्थ और एक को कहते हैं हम विद्युत अनअपघटय पदार्थ। तो दोनों की परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। यहाँ आयनिक जो कंपाउंड्स हैं, मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल आपका NaCl है। अर्थात इन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। तो विद्युत की धारा की उपस्थिति में इन पदार्थों का अपघटन होता है, इसलिए ये विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस कहलाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक और रबर, तो प्लास्टिक और जो रबर है ये हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कारण क्या है कि इनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको हम विद्युत अनअपघटय बोलते हैं। अर्थात विद्युत की उपस्थिति में प्लास्टिक और रबर का अपघटन नहीं होता है। जब अपघटन नहीं होगा तो आयन नहीं बनेंगे, और आयन नहीं बनेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये विद्युत अनअपघटय पदार्थ। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इनको यहाँ का 2 वर्गों के अंदर विभाजित कर देते हैं। एक तो आपका कहलाएगा स्ट्रॉन्ग और एक हो जाएगा आपका वीक। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया कि प्रबल विद्युत अपघटन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया दुर्बल विद्युत अपघटन। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि ये CH3COOH, ये एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है वो एक दुर्बल विद्युत अपघटन पदार्थ है। और इसी तरह से यहाँ पर लेते हैं तो ये जैसे HCl, तो HCl जो है इसका जलीय विलयन, ठीक है, इसका जलीय विलयन लीजिए, इसका जलीय विलयन है एक्वस सॉल्यूशन, और दोनों की आप विद्युत धारा का प्रवाह का मापन करें तो विद्युत धारा यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से प्रवाहित होगी, और यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह न्यूनतम होगा अर्थात कम होगा। तो इस तरह से वीक और इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप इसमें एसिड भी है, बेस भी है, NH4OH भी है ना, एसिड बेस NaOH,
और जो साल्ट में आ जाएंगे तो ये साल्ट हो गए NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो अम्ल, क्षार और लवण ये हो गया आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तीनों इंसान कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं दुर्बल के अंदर, तो यहाँ पर आपका अम्ल हो जाएगा H2, ये CH3COH, और बेस में आएंगे तब बन जाएगा NH4OH, ठीक है। ये सोडियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अम्ल और क्षार। और इसके बाद में फिर आ जाते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट में NH4Cl, ये NH4Cl, तो NH4Cl लवण हो गया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। तो अम्ल, क्षार और लवण इसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल लवण, या इसको कहेंगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और दुर्बल लवण। तो दुर्बलता प्रबलता जो है वो इस विद्युत के मापन का एक तरीका है, जिसमें ये पहचान की जाती है कि कौन सा पदार्थ जो है ना वो विद्युत धारा के प्रवाह को सुगमता से चलाता है, अर्थात उसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाह होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में। सामान्य तरुणता पर प्रबल आयनन होता है, अर्थात अब यहाँ पे देखिए, यहाँ स्थिति ये है कि जब हमारी डाइल्यूशन नॉर्मल हो, नॉर्मल डाइल्यूशन, तो जब तरुणता हमारी साधारण होती है तो साधारण तरुणता पर विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो उच्च होता है। अर्थात उच्च होने का मतलब हो गया कि उस विद्युत अपघट्य पदार्थ का आयनन प्रबल हो जाता है। आयनन का मतलब होता है कि उदासीन से आयन का बनना। तो उदासीन जैसे कि NaCl उदासीन था, और उदासीन से आपने जल के माध्यम से इसको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये हमारा आयनाइजेशन कहलाएगा। तो आयनिक पार्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आयनिक पार्ट है, अर्थात आयनिक जो हिस्सा है, आयनिक अंश है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। अर्थात यहाँ पे आयनन बड़ा सरलता से हो जाता है, और यहाँ पर आयनन दुर्बल होता है, डिसोसिएशन वीक होता है, इसलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने हुए प्रबल अम्ल और दुर्बल, जैसे ये सोडियम एसिटेट CH3COONA, तो ये तो हमारा हो गया प्रबल क्षार और ये हो गया दुर्बल अम्ल, ठीक है। इसी तरह से जब NH4Cl के बारे में देखेंगे तो ये दुर्बल क्षार हो गया, ये प्रबल अम्ल हो गया। तो लवण भी जो है ना वो अम्ल और क्षार की दुर्बल और प्रबलता से मिलकर के बनते हैं, और इसके बारे में जो है आप लोअर क्लासेस में भी इसको आप पढ़ चुके हैं। तो आज जो है आपको ये बताया गया कि विद्युत क्या होता है, और विद्युत धारा का प्रवाह, और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार से आपको परिभाषित करने हैं।